हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारा पार्ट नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर का। सो पार्ट 1 में हमने हेनरी फ्योल के कुछ एक प्रिंसिपल्स करे थे, बाकी के हम आज खत्म करने वाले हैं, जिसके साथ हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हो जाएंगे एकदम समाप्त। हर चीज को डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा रही हूँ, कीवर्ड्स भी बताती हूँ, जहां पे एक्रोनियम जरूरी है वो भी बताती हूँ, एंड बेस्ट पॉसिबल तरीके से तुम्हें पूरी बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स हमारे चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं। पूरा साल पढ़ाएंगे, वन शॉट्स भी आएंगे बाद में, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे, पेपर रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आएगा। तो तुम्हें बस एक ट्यूशन की तरह एक फुल्ली 100% भरोसा करके अपने एसआरसीसी वाले दीदी भैया के साथ पढ़ते जाना है पूरा साल, और तुम्हारे भी हमारी ही तरह अच्छे अच्छे मार्क्स उसके बाद स्कोर तुम कर पाओगे, ये गारंटी हमारी है। बस तुम्हें डेडिकेशन दिखाना है, फोकस दिखाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है ना। कंटेंट की कमी नहीं आएगी, ट्रस्ट तुम्हें करना है, ठीक है। बाकी तुम्हें नोट्स के लिए है, व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, हर चीज हमने दे रखी है। हर चीज के लिए फॉलो जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में जाओ, तुम्हारे नाम की आज की अटेंडेंस लगाओ, एंड आ जाओ, शुरू करते हैं लेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। सो पार्ट 1 में हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे। एक था नेचर, यानी कि फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, और दूसरा इनकी सिग्निफिकेंस, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। दोनों ही चीजें दोनों ही चीजें मैंने विद एक्रोनियम आपको करवाई थी। नेचर का जो हमारा फीचर है उसका एक्रोनियम था क्यूबिकल, और जो हमारी सिग्निफिकेंस थी उसका एक्रोनियम था असम, ठीक है। ये दोनों एक्रोनियम की मदद से वो सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। अब हमें ये पता है कि प्रिंसिपल्स के फीचर क्या हैं, हमें ये पता है प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके देखना, उसमें मैंने समझाया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये क्यों बने, क्या मदद करते हैं, वो सब। अब हमें ये पढ़ना है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये हमें इन टोटल दो लोगों ने दिए। एक इंसान थे हमारे मिस्टर हेनरी फ्योल, और एक इंसान थे हमारे मिस्टर एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। आज की वीडियो में हम करेंगे हेनरी फ्योल के दिए हुए प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ये जो हेनरी फ्योल थे, इनको ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इन्होंने इन टोटल 14, ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने हमें इन टोटल दिए। वो 14 के 14 आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन लेकिन उन 14 प्रिंसिपल्स का मैं कोई भी एक्रोनियम तुम्हें नहीं करवाने वाली हूँ। क्यों नहीं करवाने वाली हूँ? क्योंकि आपको लाइन वाइज वो सारे के सारे याद रखने जरूरी है ही नहीं। क्वेश्चन आपको बोलेगा ही नहीं कि 14 के 14 बताओ, कोई 10 बताओ, कोई 5 बताओ, क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा। क्वेश्चन या तो देगा केस स्टडी, या तो देगा केस स्टडी, और आपको केस स्टडी में से फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक्रोनियम की कोई जरूरत नहीं है। यह क्वेश्चन खुद से आपको 2 या 3 प्रिंसिपल के नाम दे देगा और बोलेगा इन्हीं को एक्सप्लेन करके बताओ, तो उसके लिए भी एक्रोनियम की जरूरत नहीं है। तो कोई भी अगर करवा रहा है तुम्हें इनको एक्रोनियम बना के याद नहीं करना, तुम्हें सबको समझना है, इनके कीवर्ड याद करने हैं कि इनको केस स्टडी से कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। हेनरी फ्योल जी हमारे कौन थे? हेनरी फ्योल कौन थे हमारे? ये इतने से इतने तक ये जिंदा रहे थे, इन्होंने ये काम किया था, ठीक है। इंजीनियर थे, थ्योरिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने काफी पढ़ाई भी करी थी, एंड इन्होंने काफी सारी किताबें भी लिखी थी। इन्होंने काफी पढ़ाई भी करी थी, काफी किताबें भी इन्होंने लिखी थी, काफी काम भी इन्होंने किया, अलग अलग जगहों पे इन्होंने काम किया, ठीक है। मेजरली जो इनका सबसे अच्छा काम जो फेमस है वो है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो किताब इन्होंने 1949 में लिखी थी, ठीक है। 1949 में जो पब्लिश हुई थी इंग्लिश में, ये काफी इनकी फेमस एक किताब है, ठीक है। इन टोटल हमें फ्योल जी ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक साथ तो नहीं आ रहे हैं फिट, पर ये सारे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है जी। पहले प्रिंसिपल से करते हैं हम स्टार्ट। पहले प्रिंसिपल से करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। पहला ही प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, नाम से समझ आता है, वर्क बोले तो काम, काम को क्या करना है? डिवाइड करना है। काम को क्या करना है? डिवाइड करना है। देखो, काम डिवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं। लेट्स से मेरे पास ना दो सेक्शन है, लेट्स से मेरे पास दो सेक्शन है तुम्हारे क्लास 12th कॉमर्स के। क्लास 12th कॉमर्स के दो सेक्शन है मेरे पास, ठीक है। और मेरे पास, या लेट्स से चलो मेरे पास तीन तीन सेक्शन है क्लास 12th कॉमर्स के, और मेरे पास तीन टीचर है। तीन सेक्शन है क्लास 12th कॉमर्स के, और मेरे पास तीन टीचर हैं। अब काम डिवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं। काम डिवाइड करने के दो तरीके हो सकते हैं। मैं क्या करूं? एक तरीका हो सकता है, यार कहाँ लिखूं मैं? एक तरीका हो सकता है कि मैं पहले टीचर को दूं सेक्शन ए, दूसरे को दूं सेक्शन बी,
तीसरे को दूं सेक्शन सी और बोलूं कि तुम्हें अपने अपने सेक्शन का ध्यान रखना है, सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें इनको अकाउंट्स भी पढ़ाना है, इको भी पढ़ाना है, बिजनेस भी पढ़ाना है, तुम्हें इनके पेपर भी लेने हैं, तुम्हें ये भी करना है, वो भी करना है, तुम्हें अपना एक पूरा सेक्शन संभालना है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं पहले टीचर को बोलूं कि आपको क्या करना है, आपको अकाउंट्स पढ़ानी है तीनों ही सेक्शन को। दूसरे टीचर को बोलूं आपको बीएसटी पढ़ानी है, तीसरे टीचर को बोलूं आपको इको पढ़ानी है, तीनों ही सेक्शंस को, तीनों ही सेक्शंस को। अभी भी ये काम तो उतना ही कर रहे होंगे, काम तो अभी भी उतना ही कर रहे होंगे जितना पहले कर रहे थे, पर ये तरीका अलग है। यहाँ पे काम डिवाइड करने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करेंगे, एक पर्टिकुलर स्ट्रीम पे, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पे फोकस करेंगे। यहाँ पर वो सारा दिन जगल रहेंगे, वो पहले अकाउंट्स पढ़ेंगे, फिर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, फिर इको पढ़ेंगे, वो पढ़ाएंगे, फिर बिजनेस पढ़ेंगे, वो पढ़ाएंगे। मतलब जब टीचर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाएंगे तो उनका आधा टाइम इसमें, आधा उसमें, आधा उसमें चला जाएगा, तो वो किसी भी एक सब्जेक्ट के स्पेशलाइज नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर टीचर सिर्फ सारा दिन अकाउंट्स ही पढ़ाए तो वो एक सब्जेक्ट, मान लो पहले सेक्शन में अकाउंट्स पढ़ाया, अब पहले सेक्शन ने ना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, तो वो दूसरे सेक्शन में जाने से पहले अपनी पीपीटी को, अपनी क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम करके जाएंगे ताकि अब बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दें। अच्छा, दूसरे में भी नहीं दिया तो वो दोबारा रीफ्रेम करेंगे तीसरे सेक्शन में जाने से पहले। समझ रहे हो? अगर तुम सारा दिन एक ही स्पेशलाइजेशन में फिक्स्ड रहोगे तो तुम उस चीज के माहिर बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारा काम सिर्फ एक ही चीज को बार बार करना है सारा दिन। ठीक है, तो ये चीज हमें हेनरी फ्योल ने बोली कि आपको ना जो भी टोटल काम है उसको डिवाइड करना है छोटे छोटे हिस्सों में। इसका एक बहुत अच्छा प्राइम एग्जांपल क्या था? पहले क्या होता था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोल दिया जाता था कि एक पूरी गाड़ी आपको ही बनानी है। ठीक है, एक दिन में एक गाड़ी, दूसरे दिन दूसरी गाड़ी, तीसरे दिन तीसरी गाड़ी। पहले ये होता था। फिर हमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क किया। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप को बोला कि तुम्हें सिर्फ टायर बनाने हैं, दूसरे ग्रुप को बोला कि तुम्हें सिर्फ इंजन बनाना है, तीसरे को बोला कि तुम्हें सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट बनाना है, चौथे को कुछ और, पांचवे को कुछ और फिर एक ग्रुप को बोला कि तुम्हें इन सारे का काम मिला के क्या करना है, पूरी की पूरी कार को असेंबल करना है। तो अब क्या हुआ, पूरे बड़े सारे काम को तोड़ दिया। अब टायर वाला टायर में स्पेशल है, इंजन वाला इंजन में स्पेशल है, बॉडी वाला बॉडी में स्पेशल है। समझ रहे हो ना? तो हमें काम को क्या करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि हर एक पर्टिकुलर काम एक इंसान को मिले। अच्छा, किसको कौन सा काम मिलेगा? डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलाइजेशन। अरे, अगर मेरी बिजनेस स्टडीज फेवरेट है तो मैं बिजनेस ही पढ़ाऊंगी। अगर मुझे अकाउंट्स नहीं आती तो मुझे अकाउंट्स नहीं अलॉट करी जाएगी। ठीक है, ठीक है। इससे इससे क्या होगा, इससे स्पेशलाइजेशन आएगी, इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन आएगी। ठीक है, अब मेरे साथ रीड आउट करो। तुम्हें पता है ना, कोई भी डेफिनेशन पढ़नी है तो तुम्हें मेरे साथ साथ रीड करनी है ना? पता है तुम्हें? ठीक है, सो पढ़ो। एवरी टास्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड असाइंड टू द राइट पर्सन हु इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट जॉब। ठीक है जी। अ पर्सन डूइंग द सेम जॉब विल ओवर टाइम स्पेशलाइज इन दैट जॉब। ठीक है जी। In the business, work can be performed more efficiently if it is divided into specialized tasks. ठीक है, each performed by a specialist or a trained employee. इससे क्या होगा, efficient and effective output निकलेगा। ठीक है, इसका कीवर्ड बता देती हूँ। इसका कीवर्ड है बेसिकली स्पेशलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है, स्पेशलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है, स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क अगर लिख के आ रहे हो, बिना इस वर्ड के तुम्हारा पैराग्राफ, तुम्हारा आंसर पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज कुछ एक कॉमन कीवर्ड बता रही हूँ, कुछ एक कॉमन बातें बता रही हूँ जो 14 के 14 प्रिंसिपल में छाप के आ जाना, तुम्हारे नंबर कोई नहीं काटेगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। कुछ एक बातें बताऊंगी, सब में छाप के आ जाना, पूरे पेपर में जहां दिल करे वहां छाप के आ जाना। मतलब बुक 1 में, बुक 2 का चलो अलग हिसाब है, बुक 1 में कहीं भी छाप के आ जाना, कोई नंबर नहीं काटेगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। एक क्या है कि ये मतलब वॉट जो भी आता है, जो भी प्रिंसिपल आता है, इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो भी प्रिंसिपल आता है उस प्रिंसिपल को फॉलो करने से तुम्हारी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। जो भी प्रिंसिपल आता है उसको फॉलो करने से तुम्हारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन तो मैं जनरल वर्ड बता रही हूँ कि कोई भी प्रिंसिपल आ जाए, ये तीनों तो लिख ही सकते हो। चाहे उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है वहां लिख दो, चाहे उसका पैराग्राफ लिखना है वहां लिख दो। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, गोल्स, ये तीनों अक्षर तुम लिख सकते हो। ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस लिख सकते हो, बेटर टीम, बेटर मैनेजमेंट, ये सब चीजें लिख सकते हो। ठीक है, आगे चले दूसरे नंबर पे दूसरा है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी।
ड्यूटी, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी बात है, मान लेते हैं आप क्लास के हो, क्या होता है प्रेसिडेंट नहीं, क्या होता है क्लास के मॉनिटर। आप क्लास के मॉनिटर हो, मैं क्लास से बाहर जा रही थी और मैंने आपको बोला कि भाई देख तू मॉनिटर है, तेरी ड्यूटी है कि तुझे क्लास में क्या करवा के रखनी है, पिन ड्रॉप साइलेंस करवा के रखनी है। लेकिन लेकिन कुछ भी हो जाए, गलती से भी किसी बच्चे को डांटना नहीं है, किसी बच्चे को डांटना नहीं है, पर फिर भी पिन ड्रॉप साइलेंस बनवा के रखियो क्लास में। अब मैं तो चली गई, पीछे से तूने बड़ा ट्राई किया यार, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, कोई हुआ ही नहीं। जब तक उनको डांटोगे नहीं वो चुप ही नहीं होंगे, तब तक तो फिश मार्केट बनी बनी रहेगी, है ना। टीचर बोलते हैं ना कि फिश मार्केट बनी हुई है। तो अब मैंने तेरे को ड्यूटी तो दे दी, मैंने तुमको ड्यूटी तो दे दी, मैंने पावर नहीं दी, मैंने बोला डांटना नहीं है, मैंने पावर नहीं दी, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना पावर ना देने की वजह से तुम जो अपनी ड्यूटी है उसको फुलफिल नहीं कर पाए। अच्छा मान लो मैं तुम्हें पावर दे के चली गई कि यार जिसको डांटना है डांट, जिसको दिल करे एक आध चमेट भी मार दियो, एक आध थप्पड़ मार दियो, ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, तेरी क्लास है तू देखेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बच्चे हल्ला गुल्ला करे, बच्चे जो करते करे, तेरी मर्जी, डांटना है तो डांट, थप्पड़ मारना तो मार। तब क्या होगा, तुम क्लास में ऐसे राजा की तरह घूमोगे, तुम क्लास में ऐसे राजा, अरे जिसको दिखाए थप्पड़, जिसको दिखाए थप्पड़, जिसको दिखाए थप्पड़। तो तुम अपनी पावर का मिसयूज करोगे अगर मैं ड्यूटी नहीं देकर जाऊंगी, है ना। पर अगर मैं बोलूं कि देख मुझे क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, अगर साइलेंस नहीं आया तो मैं तेरे थप्पड़ मारूंगी, पर बदले में साइलेंस लाने के लिए तो थोड़ा बहुत डांट सकता है, साइलेंस लाने के लिए तो थोड़ा बहुत डांट सकता है। अब क्या होगा, साइलेंस भी आएगी और तुम्हें डर भी होगा कि साइलेंट तो करवाना है, और तो पावर का यूज भी करेगा, डांटेगा भी, जिसकी मदद से साइलेंस आएगी। तो अब क्या हुआ, पावर और ड्यूटी को बैलेंस किया गया, पावर और ड्यूटी को बैलेंस किया गया। तो इसमें तुम टोटल 3 पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट कि अगर पावर ज्यादा है, ड्यूटी कम है, तो पावर का मिसयूज हो जाएगा। अगर पावर ही नहीं है और ड्यूटी बहुत ज्यादा है, तो ड्यूटी फुलफिल ही नहीं हो पाएगी। पर अगर ये दोनों बराबर हैं, पावर और ड्यूटी अगर बराबर हैं, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एक दूसरे के बराबर हैं, तब जाके मेरा काम अच्छे से हो पाएगा, तब जाके हमारा काम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है जी। तो क्या है, अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट, अथॉरिटी क्या है, राइट यानी कि पावर, है ना। अच्छा हमेशा रीड करना है तुमने, ठीक है। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी। मतलब अथॉरिटी क्या है, तुम्हारी पावर है अपने जूनियर से काम निकलवाने की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारी ड्यूटी है जो तुम्हें काम पूरा करना ही पड़ेगा। आगे पढ़ो मेरे साथ। बोथ शुड गो साइड बाय साइड एंड शुड बी वेल बैलेंस्ड, ठीक है, दोनों साइड बाय साइड, दोनों इक्वल होने चाहिए। अ मैनेजर शुड हैव द राइट टू पनिश अ सबऑर्डिनेट for willfully not obeying the legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to the subordinate for presenting the case। कहते हैं कि भैया पहले तुमसे तुम्हारी प्रॉब्लम पूछी जाएगी और फिर अगर तुम्हें बहुत बार चांस दिया गया फिर जाके तुम्हें पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल तुम 3 पॉइंट इसमें बना के लिख सकते हो कि अगर पावर ज्यादा है तो मिसयूज होगा, पावर नहीं है तो ड्यूटी फुलफिल नहीं होगी, अगर दोनों बराबर हैं तो काम अच्छे से हो पाएगा। और जनरल कीवर्ड क्या लिख के आओगे, जनरल कीवर्ड क्या लिख के आओगे, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, गोल की पूर्ति, ये सारी चीजें चेप के आ जाना, ठीक है। अगले चलते हैं, अगला अगला डिसिप्लिन है यार, ये बहुत सिंपल है, इसमें तो तुम कुछ भी लिख के आ जाना कि कंपनी में डिसिप्लिन होना चाहिए। जो मैनेजर है वो भी शांति से बैठे, वो भी अपनी हद में रहे, अपनी लिमिट क्रॉस ना करे। जो लेबर है, एम्प्लॉय है, वो भी खुश खुश रहे, वो भी अपनी हद में रहे, कोई भी कुछ गलत ना करे, हर कोई डिसिप्लिन में रहे। ये तो बहुत सिंपल है ना, इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा रीड आउट तो करना ही है, रीड आउट तो कर ही लेते हैं, है ना। पढ़ो। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के लिए जरूरी है, ठीक है, इट मस्ट बी ओबेड, उसको ओबे करना पड़ेगा, उसको ओबे करना पड़ेगा, ठीक है। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल द लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टीज, ठीक है। दैट द वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी इनजस्टिस टुवर्ड्स वन अनदर। दोनों को जो भी अपनी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में, जो भी अपने एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो भी उनकी कमिटमेंट लिखी हुई है उनके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर, वो उनको ऑनर करनी पड़ेंगी, वो उनको पूरी करनी पड़ेंगी, जो भी कमिटमेंट उनकी लिखी हुई है,
ठीक है, जो भी तुम्हारी कमिटमेंट है वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें कोई भी इनजस्टिस नहीं करना, तुम्हें कोई भी इनजस्टिस नहीं करना, तुम्हें एक डिसिप्लिन्ड मैनर में अपना कार्यक्रम, अपना काम जारी रखना है। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? आगे चलते हैं। अगला है यूनिटी ऑफ कमांड। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। कहते हैं कि ये ना एक बेचारा एम्प्लॉय है। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारा एक फ्री पीरियड है स्कूल में, तुम एक बच्चे हो, तुम्हारा स्कूल में एक फ्री पीरियड है। अब तुम्हारी क्लास में ना फ्री पीरियड है, ठीक है, कोई ऐसे काम वाम दे नहीं रहा है टीचर, कोई टीचर है ही नहीं क्लास में। तो ना उधर से आए अकाउंट्स वाले सर, पहले आए अकाउंट्स वाले सर। उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारा फ्री पीरियड है, अच्छा तुम्हारा फ्री पीरियड है, एक काम करो, इस पूरे पीरियड के अंदर तुम और कुछ नहीं करोगे, तुम मेरी ना अकाउंट्स की कॉपी बनाओगे बैठ के, मैं आके चेक करूंगा, अकाउंट्स के पूरे 15 पेज इस पीरियड में तुम खत्म करोगे। थोड़ी देर बाद अकाउंट्स वाले सर चले गए। उधर से आती है इको वाली मैडम, वो बोलती है अच्छा तुम्हारा फ्री पीरियड है, अच्छा तुम्हारा फ्री पीरियड है, तो तुम एक काम करो, इस पीरियड में, इस फ्री पीरियड में तुम्हें मेरे इको के 10 पेज कंप्लीट करने हैं, या इको के मैंने 15 पेज कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब तुम तो फंस गए, तुम तो फंस गए, अकाउंट्स वाले सर ने भी बोल दिया, इको वाली मैडम ने भी बोल दिया। अब तुम रोबोट तो हो नहीं कि दोनों का काम एक ही पीरियड में खत्म कर दोगे, रोबोट तो हो नहीं तुम। तो अब क्या होगा? अब एक पीरियड के बाद, अब इस फ्री पीरियड के बाद होगी लड़ाई। इको वाली मैडम आके बोलेगी मेरा काम क्यों नहीं किया, अकाउंट्स वाले सर आके बोलेंगे मेरा काम क्यों नहीं किया। अच्छा मान लो तुमने इनका काम कर लिया, तो इनकी ईगो पे आ जाएगी, मैं मेरी तो ईगो पे आ जाएगी भाई कि तूने अकाउंट्स वाले सर को मेरे से ऊपर रखा, उनके ऑर्डर को मेरे से ऊपर रखा, उनसे डरता है, मेरे से नहीं डरता, उनके कर लिए मेरे नहीं किए, ये कैसी बात हो गई, है ना। या अगर इसका काम कर दिया तो इसकी ईगो पे आ जाएगी कि तूने मेरा काम क्यों नहीं किया। और ये जो बेचारा बच्चा है वो डर जाएगा कि इसका करूँ, कि इसका करूँ, इसका करूँगी, इसका करूँ, क्योंकि मार तो पड़ेगी भैया, कहीं ना कहीं से मार तो मेरे पड़ेगी, कहीं ना कहीं से डांट तो पड़ेगी, मैं क्या करूँ। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस गया, मैनेजर की ईगो गई, एटीट्यूड गया उसकी भी, है ना। सो दोनों के लिए बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। तो इसलिए इसलिए हमें ये मेक श्योर करना होगा, हमें ये मेक श्योर करना होगा कि एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे दो लोग ऑर्डर नहीं दे सकते, एक एम्प्लॉय को एक टाइम पे दो लोग ऑर्डर नहीं दे सकते। हाँ, पहले अकाउंट्स वाले सर ने दिया, उनका काम हो गया, उसके बाद ये दे सकते ऑर्डर, पर दो लोग सेम टाइम पे ऑर्डर नहीं दे सकते। तो क्या होगा? ऐसा होगा कि एक एम्प्लॉय है, उसको एक टाइम पे एक ही ऑर्डर है, एक टाइम पे एक ही ऑर्डर है, एक टाइम पे एक से ज्यादा ऑर्डर नहीं हो सकता, ठीक है। ये है मेरा यूनिटी ऑफ कमांड। करें रीड, करें रीड, ठीक है। सो एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। If he gets orders from more than one superior at a time, then he will be confused as to which superior's order should be carried out first. तो फिर वो भैया कंफ्यूज हो जाएगा दोनों में से किसको पहले हाँ करूं, किसका काम करूं, किसका ना करूं, ठीक है। चले आगे, चले आगे। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी आपको ना वर्डिंग याद करनी पड़ती है एज इट इज। कीवर्ड इसका जो है वो याद करना पड़ता है। कीवर्ड क्या है? वन हेड एंड वन प्लान, ये कीवर्ड है इसका, आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बोला गया है कि अगर आपके सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेम गोल हैं, तो आपका प्लान भी सेम होना चाहिए, आप सेम ही दिशा में आगे बढ़ो। मतलब गोल तो मेरा भी है कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने हैं, गोल आपका भी है कि कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने हैं, पर आप कुछ और ही करे जा रहे हो, मैं कुछ और ही करे जा रही हूँ, मेरा प्लान आपके प्लान से मैच ही नहीं हो रहा। आप अलग कुछ मार्केटिंग कर रहे हो, मैं अलग ही मार्केटिंग कर रही हूँ, जिसकी वजह से कस्टमर भी कंफ्यूज हो गया कि भाई इसकी सुनूंगी, इसकी सुनूं, ठीक है ना। सो कहते हैं अगर तुम्हारे गोल सेम है, अगर तुम भी वही चाहते हो, मैं भी वही चाहती हूँ, तो एक काम करते हैं ना, दोनों सेम ही गाड़ी में बैठ के चलते हैं। अपनी अपनी गाड़ी क्यों लेके जानी है, सेम गाड़ी में बैठ के एक साथ चलते हैं। तो एक ही प्लान बना लो, अगर जाना सेम ही जगह पे है तो एक ही प्लान बना लो, ठीक है। सो देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इससे काम की ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। सिंपल बात है ना। तुम्हें भी स्कूल आना है, मुझे भी स्कूल आना है, मेरी गाड़ी में भी जगह है, तुम्हारी गाड़ी में भी जगह है, हम दो अलग अलग गाड़ियां लेके आए, सेम ही जगह से आ रहे हैं, है ना। हम दोनों नेबर्स हैं, हम दोनों ने, ठीक है, अगर यहाँ तक पहुंचना है तो तुम अपनी गाड़ी ला रहे हो, मैं अपनी गाड़ी ला रही हूँ, इससे बढ़िया नहीं है कि दोनों एक बार में एक ही गाड़ी पे चलते हैं, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इससे क्या होगा? ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्लिक्ट नहीं होगा, और इससे गोल पूरा होगा, इफेक्टिवनेस आएगी, एफिशिएंसी आएगी। वो सब तो कॉमन कीवर्ड्स हैं, वो सब तो कॉमन कीवर्ड्स है, सब में चेप कराने हैं, ठीक है, वो तो हमें पता ही है।
आगे चलें, आगे चलें। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का थोड़ा-सा डिफरेंस है। आप देख सकते हो, बेसिक मतलब तो सेम ही रहेगा, ठीक है? कि एक बार में एक ही बंदे से ऑर्डर मिले और इसमें वन हेड और वन प्लान होना चाहिए, ठीक है? ये कहता है कि आपकी काम कैसे करेंगे, एम्प्लॉइज़ काम कैसे करेंगे, ये उससे रिलेटेड है। ये ओवरऑल जो पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन है उससे रिलेटेड है, कि ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन का सेम ही प्लान बनाओ, ठीक है ना? इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट पे फिक्स हो पाएगी। इससे क्या होगा ना, जो जूनियर है वो काम अच्छे से करेगा। मतलब सोचो अगर 2 टीचर एक बार में दे जाए काम, तो तुम अकाउंट्स वाले सर को बोलोगे, इको वाली मैम ने काम दिया था इसलिए आपका नहीं किया। और इको वाली मैम को बोलोगे, अकाउंट्स वाले सर का काम कर रहा था इसलिए तुम्हारा नहीं किया। तो तुम दोनों को, है ना, वो करके आ जाओगे, दोनों को करके आ जाओगे, झूठ बोल के आ जाओगे, है ना? लेकिन अगर एक ही बंदा देगा, तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो कि सिर्फ अकाउंट्स वाले सर ने दिया था, अब वो क्यों नहीं किया, ठीक है ना? और इससे ड्यूअल सबऑर्डिनेशन नहीं होगी, मतलब 2-2 लोगों के ऑर्डर नहीं आएंगे। इससे क्या होगा, कंपनी अच्छे से चलेगी, ओवरलैपिंग इससे नहीं होगी। ठीक है जी? ठीक है जी, बेसिक चीजें, ठीक है? अगला भी बहुत सिंपल है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। कहते हैं कि जो लेबर है, जो एम्प्लॉय है, कोई भी एम्प्लॉय है, वो कहता है कि मुझे चाहिए ज्यादा से ज्यादा छुट्टी, मुझे चाहिए ज्यादा से ज्यादा पैसा, और मुझे काम करना पड़े कम से कम, मुझे काम करना पड़े कम से कम। भैया कम काम करके ज्यादा पैसा कैसे बनाओगे? छुट्टियां लेके ज्यादा पैसा कैसे बनाओगे? ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं पॉसिबल है ना? ये तो पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर तुम काम अच्छे से कर दो, अगर तुम काम अच्छे से कर दो, तो तुम्हारे काम अच्छा करने की वजह से क्या होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा। और अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ऑटोमैटिकली तुम्हारे पैसे बढ़ा देगी। कंपनी खुद से ही तुम्हारे पैसे बढ़ा देगी कि तुमने अच्छा काम किया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी तुम्हारे भी पैसे बढ़ाएगी। तो तुम्हें पैसे तो ज्यादा मिल रहे हैं ना। तो कहते हैं कि अगर तुम कंपनी का भला सोचोगे ना, अगर तुम कंपनी का भला सोचोगे ना, तो कंपनी का भला सोचने में सबका ही भलाई है, हर एम्प्लॉय का भला होगा कंपनी का भला सोचने में। तो इसीलिए तुम इसीलिए जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखो, यानी कंपनी के भले को ऊपर रखो, और उसके नीचे रखो अपना खुद का पर्सनल भला, अपनी खुद की पर्सनल इंटरेस्ट को नीचे रखो, कंपनी के इंटरेस्ट को ऊपर रखो, ठीक है? सो गोल्स ऑफ द फर्म आर ऑलवेज सुप्रीम, ठीक है? एम्प्लॉयज मस्ट पुट अवे पर्सनल इंटरेस्ट एंड पुट कंपनी ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट, ठीक है? और कंपनी के भले में सबका भला होगा, कंपनी के भले में सबका भला होगा, तो क्यों ना कंपनी का भला किया जाए, जिससे कि सबका ही भला हो जाए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो हमारे कितने, 3 4 5 6 6 7 हमारे आज हो गए हैं, 6 7 हमारे आज खत्म हो गए हैं प्रिंसिपल्स। 6 7 प्रिंसिपल्स और बचे हैं, वो अगली वीडियो में हम कर लेंगे खत्म। आज की वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त। लेकिन 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 पहले डन लिखो कमेंट सेक्शन में कि पूरा लेक्चर डन कर लिया है। कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर बताना, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए अभी डिटेल लेक्चर्स ला रही हूँ, आगे जाके वन शॉट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आएगा। तुम टेलीग्राम पे फॉलो कर लो नोट्स के लिए। व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यूज पिछले सालों के भी अपलोडेड हैं। लगातार डेली बेसिस पे एमसीक्यूज हम जो है डालते हैं, तुम उनको सॉल्व किया करो। 15-20 एमसीक्यू जरूर सॉल्व कर लिया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है? सो अच्छे से हर जगह हमें फॉलो करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।